हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी से वीडियो मिस हो गई है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो गाइस, आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड्स पर है, क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया कि हमें ये सेशन लाना ही पड़ा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को ही क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर आउट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमको लगा कि हमें एक और सेशन करना चाहिए और आप लोगों की डिमांड्स भी थी, तो आप लोगों की डिमांड्स सर आंखों पर। तो आज हम करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में गार्डनर्स की थ्योरी डिस्कस करेंगे और हम ब्रूनर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, और तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर फर्स्ट आउटलाइन हिज थियोरी इन हिज 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस ये थ्योरी की बात अपने कौन से बुक में की है? फ्रेम्स ऑफ माइंड में। और ये फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये बुक उसकी कब पब्लिश हुई थी? 1983 में। आपको ईयर भी याद रखना है, आपको बुक का नाम भी याद रखना है। ओके, एमसीक्यूज में आ सकता है। द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वेयर ही सजेस्टेड दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। उसने इस थ्योरी में क्या बताया कि हर एक किसी के पास अलग अलग जो है किस्म की इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, तो हर किसी के पास अलग अलग इंटेलिजेंस भी है। ठीक है ना। अब उसने 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की है अपने बुक में फ्रेम्स ऑफ माइंड में। सबसे पहला क्या है? विजुअल स्पेशियल। सेकंड इज लिंग्विस्टिक वर्बल। थर्ड इज इंटरपर्सनल। फोर्थ इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिफ्थ इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड लास्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, तो ये 8 इंटेलिजेंस की उसने बात की है अपने बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। ठीक है ना, तो यही है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हम हर एक इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में फिलहाल हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है? ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। अब ब्रूनर की थियोरी किस पे है? डिस्कवरी लर्निंग पे है। डिस्कवरी लर्निंग मतलब बच्चा अपनी लर्निंग को खुद डिस्कवर करता है, खुद खोजता है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज फॉर देमसेल्फ। मतलब बच्चा अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इसीलिए इसको और ये थ्योरी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब डिस्कवरी लर्निंग के साथ साथ इसको और क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये सारे मेन पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। ओके, अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ये थ्योरी में याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी किस पे है? कोग्निटिव पे है। ठीक है, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ये किस पे बिलीव करता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है ना। सेकेंड इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की बात भी ब्रूनर करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मतलब किसी बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट देना जब तक कि वो कोई स्किल में या फिर टास्क में माहिर नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो सपोज एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाना सीखना है, तो उसके फादर उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके फादर उसको तब तक सपोर्ट देंगे जब तक कि वो स्किल में माहिर नहीं हो जाता या फिर उसको साइकिल चलाना पूरी तरीके से आ नहीं जाती। जैसे ही वो सीख जाएगा साइकिल चलाना, उसके फादर अपना सपोर्ट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सो दैट इज स्कैफोल्डिंग। आप समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज स्पाइरल करिकुलम। अब स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है, मतलब हमको बच्चों की लर्निंग को प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करनी है। प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करके हमको उनकी न्यू लर्निंग देनी है और उनको न्यू सिखाना है। ठीक है ना, एक कनेक्शन रखना है दोनों के बीच में, मतलब प्रीवियस नॉलेज में और न्यू नॉलेज में दोनों के बीच में एक कनेक्शन रखना है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। मतलब हमको पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है। अब देखो, 5th स्टैंडर्ड में भी एंगल चैप्टर होता है, 6th स्टैंडर्ड में भी एंगल चैप्टर होता है, लेकिन क्या दोनों चैप्टर सेम होते हैं? एग्जैक्ट सेम होते हैं? नहीं। जो 5th स्टैंडर्ड में जो एंगल चैप्टर होता है वो सिंपल होता है। उसमें बच्चा पढ़ता है राइट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। करेक्ट।
अब जब वो 6 स्टैंडर्ड में जाता है तो थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। मतलब अब वहाँ पे बच्चा सीखेगा कि रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, ज़ीरो एंगल किसको बोलते हैं। तो समझ में आ रही है बात। तो टीचर को क्या करना है, पहले जो 5th स्टैंडर्ड में उसने पढ़ा है उसके साथ उसको लिंक करके नई नॉलेज देना है। तो इसको बोलते हैं स्पायरल करिकुलम। तो इससे बच्चों की लर्निंग भी बहुत ही अच्छे होती जाती है, रिवीजन भी बहुत ही अच्छा होता जाता है और उनके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट बैठते जाता है। तो हमको सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है, मतलब आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि ब्रूनर की थ्योरी किस पे थी, डिस्कवरी लर्निंग पे थी। मतलब बच्चा अपनी नॉलेज को खुद खोजता है, खुद डिस्कवर करता है। स्कैफोल्डिंग की बात भी ब्रूनर ने की है और स्पायरल करिकुलम की बात भी ब्रूनर ने की है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So the first question is, who was the person to first introduce the theory of multiple intelligences to larger audience? सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस रहे ये, हावर्ड गार्डनर, स्टीव हॉफ, हावर्ड जॉनसन या फिर जैकी रॉबिन्सन। तो ऑब्वियस है आंसर एकदम, किसने इंट्रोड्यूस किया था? हावर्ड गार्डनर ने। ओके, कौन से बुक में? अपने फ्रेम्स ऑफ माइंड में। और कब पब्लिश हुई थी उसकी वो बुक? 1983 में। Clear? Next question is, someone with this intelligence would have a really good handle on their own views and opinions, feelings and anxieties, and even goals and dreams. मतलब किसी के पास ये इंटेलिजेंस है कि वो अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, अपने फीलिंग्स को, अपनी एनजाइटीज़ को और इवन अपने गोल्स और ड्रीम्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में ये कौन से इंटेलिजेंस में आता है? सबसे पहला इंटरपर्सनल, फिर है इंट्रापर्सनल, फिर है नेचुरलिस्टिक या फिर विजुअल और स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है वो आता है ऑप्शन बी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में एक इंसान अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, पहचान सकता है। मतलब इस इंटेलिजेंस में एक इंसान को खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि मैं कैसा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। सो दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी के पास ये इंटेलिजेंस है तो वो दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के व्यूज़ और ओपिनियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता है, दूसरों के फीलिंग्स को और मूड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। सो दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं सेल पर्सन और साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, काउंसलर भी आ जाते हैं। अगर एक इंसान काउंसलर के पास जाता है तो वो अपने फीलिंग्स को बताता है, तो काउंसलर उसके फीलिंग्स को, उसको इमोशंस को समझता है ना। मतलब काउंसलर के पास कौन सा इंटेलिजेंस है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब बात समझ में आई। थर्ड क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अगर किसी के पास होता है तो वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, उसको बहुत ज़्यादा नर्चर करता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा प्लांट कौन सा है, या फिर वो एनिमल को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, या फिर वो इवन वेदर को भी पहचान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेचुरलिस्टिक जिसके पास इंटेलिजेंस होता है ना, वो जूलॉजी में, बॉटनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसका। जैसे कि आप देखोगे गार्डनर जो होते हैं, जो बाग का ख्याल रखते हैं, उनको कितना नॉलेज होता होगा प्लांट्स के बारे में, है ना। उतना शायद हमें ना हो जितना उनको रहता है, या फिर फार्मर को, है ना। तो ये आ जाते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। मतलब ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स और वेदर के बारे में इनको बहुत मालूमात होती है, नॉलेज होती है। और लास्ट है हमारा विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो पर्सन होता है वो विजुअल थिंग्स में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आपके घर में कोई ऐसा होगा जो रास्ता एक बार देख ले तो उसको याद हो जाता हो सकता है ऐसा हो, है ना। तो उसके पास क्या है? विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद होता, मैं तो जब तक ये 2 से 3 बार ट्रैवल ना करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो ये तो इंटेलिजेंस मेरा नहीं है ना। हो सकता है आपके घर में किसी का हो सकता है आपका ही हो कि रास्ता आप एक बार देख लो तो आपको चीज़ें याद हो जाए, तो वो क्या है? विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप चीज़ों को विजुअलाइज करके तुरंत उसको दिमाग में फिट कर सकते हो। आपको अगर चार्ट दिखा दिया जाए, वीडियो दिखा
दिखा दिया जाए या पिक्चर्स दिखा दिया जाए तो वो चीज़ तुरंत है ना दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अगर देखो कोई कोई ड्राइंग ऐसी कर देता है कि हमें लगता है कि ये कितना रियल है, तो वो चीज़ों को इतनी बारीकी से देखते हैं कि वो पूरा एज इट इज़ पेज पर उतार देते हैं। इंजीनियर भी आ जाते हैं इसमें, तो वो सब ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये होता है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो ये चारों इंटेलिजेंस आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is, which of the following definitions falls within the category of interpersonal intelligence? Interpersonal intelligence की कैटेगरी में इनमें से कौन सा डेफिनेशन आता है? ऑप्शंस रहे ये, तो हम एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब देखो, जब एक इंडिविजुअल म्यूजिकल कंपोजिशन में या फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस में बेस्ट रहे, साउंड में, रिदम्स में, है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड्स में, तो वो आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, ठीक है। अगर कोई म्यूज़िकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी रिदम्स में, नोट्स में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो सब आते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। सेकेंड क्या है? द कैपेसिटी टू डिसर्न एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परमेंट, मोटिवेशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल आ गया ना, तो बस यही है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में कंफ्यूज मत होना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में वो आ जाते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं, दूसरों के मूड्स को, दूसरों के डिज़ायर्स को, या फिर दूसरों के इमोशंस को और इंटेंशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब लोग आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। और अगर मैं बात करूँ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की, तो यही सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इंसान खुद में पहचानने लगे और सेल्फ अवेयरनेस जिसको होने लगे, तो वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंसान खुद के फीलिंग्स के बारे में, खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझता है, ठीक है ना। तो ये होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में जो भी लोग आते हैं वो बॉडी मूवमेंट्स उनका बहुत ही अच्छा रहता है और फिजिकल एक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत ही स्किलफुली हैंडल करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? आपने अभी एक वीडियो वायरल हुआ था एशना कुर्ती करके, तो उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो साड़ी पहन के हुला होपिंग कर रही थी। तो आपने ये वीडियो शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप नेट पर जाकर देख सकते हो कि वो किस तरीके से वो रिंग होता है, वो सर्कल टाइप, उसको किस तरीके से हैंडल कर रही थी और साथ ही साथ उनकी बॉडी मूवमेंट्स भी कितने अच्छे थे। तो ये जो वो थी वो किस में आती है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। तो जो भी इंसान अपने बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके, ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही स्किलफुली हैंडल कर सके, तो वो सारे लोग आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जो भी दूसरों के डिज़ायर्स और इमोशंस को, एटीट्यूड्स को या फिर मूड्स को समझ सके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Miss T is an outstanding ballerina. Which of Gardner's multiple intelligence is she most clearly demonstrating when she dances? अब मिष्टी करके एक लड़की है, वो बहुत ही अच्छा बेली डांस करती है, ठीक है। तो अब गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में वो जब डांस करती है तो कौन से इंटेलिजेंस में आएगी? सो ऑप्शंस रहे ये, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो मैंने आपको बताया था जो भी बॉडी मूवमेंट्स को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके या फिर जो भी अपने फिजिकल एक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पे क्योंकि मिष्टी एक डांसर है, बेली डांस करती है, तो मतलब वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो डांसर भी किस में आते हैं? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेचुरलिस्टिक मैंने आपको बताया जो भी इंसान इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है इन्वायरमेंट में, तो वो आते हैं नेचुरलिस्टिक में। लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, चाहे वो राइटिंग में हो या फिर स्पीकिंग में हो, ओके। जो स्टोरीज़ को लिख सकता है, चीज़ों को याद कर सकता है या फिर कोई अच्छे से रीडिंग कर सकता है, तो ये सब आते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, ठीक है ना।
अब देखो कोई कोई लोग डिबेट कितना अच्छा करते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। तो इसी तरीके से जर्नलिस्ट और टीचर्स भी किस में आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, क्योंकि वो अपने वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। समझा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसके भी पास है वो रीजनिंग में बहुत ही अच्छा होता है। वो जो है प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है लॉजिकल वे में। तो ये सब आ जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे मैथमेटिशियन इसमें आ जाते हैं, या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो अकाउंटेंट होते हैं वो सब आ जाते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तो आई होप आपको ये चारों भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन दैट हैज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर कोई पर्सन के पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। लाइक्स कार, डेकोरेट्स वेल, वर्क्स वेल विथ प्लांट्स, या फिर वर्क्स वेल विथ चिल्ड्रन। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हमने डिस्कस किया है, जो भी अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करता है या अपने इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा केयर करता है वो किस में आता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, राइट। तो उनको प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर वेदर हो। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन सी में क्या दिया है, वर्क्स वेल विथ प्लांट्स। तो यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, वॉट इंटेलिजेंस यूजेस अ पोएट। एक पोएट कौन सा इनमें से इंटेलिजेंस यूज करता है। ऑप्शंस रहे म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो म्यूजिकल क्या है हमने डिस्कस किया है, म्यूजिकल कंपोजिशन और परफॉर्मेंस में जो अच्छा है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है। लिंग्विस्टिक में कौन आता है, जो वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, चाहे वो राइटिंग में हो या स्पीकिंग में हो, तो वो आते हैं लिंग्विस्टिक में। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल में जो भी रीजनिंग में बहुत ही अच्छा होता है या फिर प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है वो किस में आते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल में। और बॉडीली काइनेस्थेटिक में जो बॉडी मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है वो आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक में। ठीक है, जो अपने बॉडी मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट किस में आता है वो हमसे पूछ रहा है, तो पोएट आता है लिंग्विस्टिक में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि पोएट जो है वो जो भी सोचता है उसको लिखता है ना, वो लिखने में बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से वो लिखता है वो शायद एक नॉर्मल इंसान ना लिख पाए, है ना। तो इसीलिए वो आते हैं लिंग्विस्टिक में, क्योंकि वो वर्ड्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रूनर्स 3 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव रिप्रेजेंटेशन फॉलो विच ऑर्डर। कोग्निटिव रिप्रेजेंटेशन में जो ब्रूनर के 3 स्टेजेस है उनका राइट ऑर्डर इनमें से क्या है। ऑप्शंस रहे ये, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ब्रूनर ने कौन से 3 स्टेजेस की बात की है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। अब लर्निंग मोड्स ब्रूनर के हिसाब से ब्रूनर बोलते हैं कि 3 स्टेजेस में होती है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज होता है 0 to 1 ईयर्स में। यहाँ पर बच्चा क्योंकि छोटा होता है तो वो जो है चीज़ों को सीखता है एक्शन से और मूवमेंट से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बच्चा सीख रहा है कुछ क्यूब से या फिर कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, है ना। तो यहाँ पर वो एक्शन से सीखता है, इसीलिए ये स्टेज को कॉन्क्रीट स्टेज भी कहा जाता है, याद रखना। और ये एक्शन बेस्ड होता है, मतलब यहाँ पे एक्शन से और मूवमेंट से बच्चा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारा सेकेंड स्टेज, आइकॉनिक स्टेज। यहाँ पर बच्चों को पिक्चर से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसलिए अगर हमको कोई भी वर्बल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम डायग्राम्स का और इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए विजुअल प्रेजेंटेशन से बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करते हैं ये स्टेज में 1 to 6 ईयर्स में। ओके, आइकॉनिक स्टेज में, इसलिए ये स्टेज को कहा जाता है पिक्टोरियल स्टेज। ओके, या फिर इमेज बेस्ड होता है ये स्टेज। कौन सा, आइकॉनिक स्टेज। किस पर बेस्ड होता है, इमेज बेस्ड, मतलब इमेज से सीखते हैं, इसलिए ये स्टेज को क्या कहा जाता है, पिक्टोरियल स्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज मतलब सिंबल से यहाँ पे बच्चा सीखता है, सिंबल से अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर वो नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज, यहाँ पर वो नॉलेज को स्टोर करने लगता है वर्ड्स में या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स में। तो इसीलिए इसको, ये स्टेज को अब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहा गया है। यहाँ पर क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अब्स्ट्रैक्ट
थिंकिंग आने लगती है और वो सिंबल्स को, कोड्स को समझने लगता है और उसको यूज़ करने लगता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज को हम कॉन्क्रीट स्टेज भी बोलते हैं, आइकॉनिक स्टेज को हम बोलते हैं पिक्टोरियल स्टेज, और सिंबॉलिक स्टेज को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इनएक्टिव स्टेज हमारा होता है एक्शन बेस्ड, हमारा आइकॉनिक स्टेज होता है इमेज बेस्ड, और सिंबॉलिक स्टेज होता है लैंग्वेज बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, यही ऑर्डर में याद रखना है। ओके, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो हमको पूछा था कि कौन सा ऑर्डर है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारा इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक हमें मिलेगा ऑप्शन सी में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एज ग्रुप इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन? आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का कौन सा एज ग्रुप है? ऑप्शंस रहे ये 2 to 3, 1 to 6, 7 to 9 या फिर 5 to 7। तो हमारा आइकॉनिक स्टेज कितना होता है? सेकेंड स्टेज। हमारा फर्स्ट स्टेज कौन सा रहता है? इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज होता है 0 to 1 ईयर्स, आइकॉनिक स्टेज होता है 1 to 6 ईयर्स, और सिंबॉलिक स्टेज होता है हमारा 6+। तो ये कभी कभी एज ग्रुप थोड़े वेरी कर जाते हैं, लेकिन आपको यही याद रखनी है। ठीक है, तो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी 1 to 6 आइकॉनिक स्टेज का, जहाँ पे बच्चे आइकन्स और इमेजेस से लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी इज लैंग्वेज बेस्ड? इनमें से कौन सी कैटेगरी लैंग्वेज बेस्ड है? ऑप्शंस रहे ये आइकॉनिक, सिंबॉलिक, विजुअल या फिर इनएक्टिव। तो हमने ब्रूनर थ्योरी के 3 स्टेजेस पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा एक्शंस और मूवमेंट्स के थ्रू सीखता है, इसलिए उसको एक्शन बेस्ड कहा गया है। करेक्ट। सेकेंड स्टेज कौन सा है? सेकेंड स्टेज है हमारा आइकॉनिक। आइकॉनिक स्टेज में बच्चा इमेजेस और पिक्चर्स से सीखता है। ठीक है, इसलिए उसको इमेज बेस्ड कहा गया है। थर्ड कौन सा है हमारा? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में बच्चा कैसे सीखता है? लैंग्वेज बेस्ड होती है ये स्टेज, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है कोड और सिंबल के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जैसे कि लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड स्टेज को कहा गया है लैंग्वेज बेस्ड, और लैंग्वेज बेस्ड को, ये स्टेज को, सिंबॉलिक स्टेज को हम अब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। ये भी चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? बी, सिंबॉलिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरल करिकुलम इज मेंट टू फैसिलिटेट स्ट्रक्चरिंग अ करिकुलम टू वर्क। मतलब स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या होगा? हमको करिकुलम को कैसा रखना है? ऑप्शंस रहे ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो मैंने आपको बताया था स्पाइरल करिकुलम मतलब हमको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को कंसिडर करके न्यू नॉलेज को लिंक करना है और फिर उसको पढ़ाते जाना है। हमेशा हमको ऐसे ही करना है ना। तो हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर हमको पढ़ाना है तो हम अगर उसकी सिंपल इंफॉर्मेशन को लिंक करेंगे तो उससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमेशा हमको क्या करना है, बच्चों के जो भी पहले की नॉलेज है उसको लिंक करके फिर उसको नई नॉलेज देनी है जो कि कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इज डैश। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इनमें से क्या होगी? टीचर सेंटर्ड, प्यूपल सेंटर्ड, एक्टिविटीज सेंटर्ड या फिर क्वेश्चन सेंटर्ड। तो मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, जब बच्चे अपने नॉलेज को खुद डिस्कवर करे, खुद कंस्ट्रक्ट करे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो अगर कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है मतलब वहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है कि वो अपने नॉलेज को खुद डिस्कवर करे, खुद कंस्ट्रक्ट करे। तो यहाँ पर ये जो क्लासरूम है वो क्या है? पीपल सेंटर्ड होगी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, पीपल सेंटर्ड। मतलब बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टर्म यूज्ड बाय वाइगॉत्स्की डिड ब्रूनर सपोर्ट। कौन सा टर्म है जिसको वाइगॉत्स्की ने यूज़ किया लेकिन उसको सपोर्ट किसने किया था? ब्रूनर ने। ऑप्शंस रहे ये रेपिटेशन, इनएक्टिव, डिस्कवरी या फिर स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग टर्म को ब्रूनर ने सपोर्ट किया था जिसको बाद में यूज़ किया वाइगॉत्स्की ने। तो याद रखना है सबसे मेन चीज़ स्कैफोल्डिंग, ये जो टर्म था सबसे पहले किसने बात की थी? ये टर्म की ब्रूनर ने। ठीक है, और ब्रूनर की यही टर्म को सपोर्ट बाद में किसने दिया था, मतलब यूज़ किसने किया था? वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था। और स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब हम बच्चों को टेम्पररी सपोर्ट
देते हैं तब तक के जब तक कि वो उसके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो जाती, या फिर जो हमको उसको सिखाना चाहते हैं या जो टास्क के लिए हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं वो जब तक कि पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही वो टास्क में वो मास्टरी गेन कर लेता है या फिर स्किल सीख जाता है तो हम वो सपोर्ट हटा देते हैं। तो इसीलिए उसको टेम्पररी सपोर्ट कहा जाता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। ओके, सो ब्रूनर ने इसको सपोर्ट दिया था, बाद में इसको वाइगॉत्स्की ने यूज किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ब्रूनर एंड पियाजेज व्यू डिफर? पियाजे और ब्रूनर के व्यूज कैसे डिफर करते हैं, कैसे अलग हैं एक दूसरे से? स्टेटमेंट्स है, ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। क्या सिर्फ ब्रूनर ही बिलीव करते हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर्स है? ओनली ब्रूनर बिलीव दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। क्या सिर्फ ब्रूनर ही इस बात पर यकीन करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और सीरीज ऑफ स्टेजेस नहीं है? थर्ड इज ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है लर्निंग प्रोसेस में। क्या सिर्फ इस बात पर ब्रूनर ही बिलीव करते हैं? या फिर ऑप्शन 4, ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी। मतलब क्या सिर्फ ब्रूनर ही इस बात पर बिलीव करते हैं कि बच्चों के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली होता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नेचुरली होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रूनर और पियाजे के व्यूज़ ऑप्शन ए, सी और डी में मिलते हैं। ठीक है, उन दोनों के व्यूज़ इन तीनों पर सेम है कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस में, और उनके अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी भी होती है। तो ये पियाजे भी बोलते हैं, ये ब्रूनर भी बोलते हैं। ब्रूनर क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन पियाजे बोलते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। उन्होंने अपने स्टेजेस से बताया है ये चीज़, ठीक है। तो वो पियाजे जो है वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं और ब्रूनर कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे उन दोनों के व्यूज़ ऑप्शन बी में डिफर करते हैं। क्लियर हुई बात? तो आज का सेशन हमारा गाइस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आज का सेशन कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।